बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो चीजें रिपीट करना चाहता हूं। हमने जो पहली वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें देखिए हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था कोरिस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, और एक हमने पढ़ा था कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं रिपीट कर लेता हूं क्योंकि ये दोनों जो टर्म है ये बार बार हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये है कि अगर आपके सामने दो इस तरह फिगर होंगी तो उनमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये है कि जो आमने सामने वाले एंगल होंगे वो आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप ये फिगर देखें, इसमें देखें ये फर्ज करें 90 का इसका एंगल बन रहा है, ठीक है, और इस फिगर में ये 90 का एंगल बन रहा है, तो फिर ये दोनों जो एंगल हैं ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल या एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर ये जो साइड, ये जो एंगल ए है ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा इस एंगल डी का, और इसी तरह ये एंगल सी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा इस एंगल एफ का। ठीक है, तो जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल में देख लें, इसमें ये 90 का एंगल है और यहाँ पर ये 90 का एंगल है, तो ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर ये एंगल जी और सी ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल ई और ए जो है ये आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हमने देखा था कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होती है, यानी कि आमने सामने वाली साइड कौन सी होती है। मिसाल के तौर पे यही अगर आप दोनों फिगर देखें, इसमें ये 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो 90 के एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज या भीतर वाली साइड होती है। तो इसका मतलब है कि ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसमें अगर यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है तो इसकी फिर हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी होगी, इस 90 एंगल के सामने ये वाली साइड। तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज की साइड हो गई इस छोटी ट्रायंगल के लिए, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज की साइड हो गई बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए। तो ये दोनों साइडें आपस में एक दूसरे की कोरिस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह ये साइड बी सी कोरिस्पॉन्डिंग साइड होगी इस साइड एफ जी के, और ये साइड ए बी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी इस साइड ई एफ के। ठीक है, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का जो है हमें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं चलता हूं और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, अब पहला क्वेश्चन है, अ प्लेन इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। के एक इस तरह एक प्लेन या एक फट्टा जो है ना उसको इस तरह सीढ़ियों की तरह रख दिया गया। ठीक है, इस फट्टे की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक इसकी जो चौड़ाई बन रही है ये 20 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डेप्थ है या आप कह सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो इसकी ऊंचाई या लेंथ इस साइड की बनेगी ये है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ x सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लेन। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर या मुस्ततील शक्ल का एक डिब्बा जो है इस प्लेन या फट्टे के नीचे इस तरह रख दिया गया। ठीक है, इस डिब्बे की जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ या चौड़ाई है इसको x के इक्वल रख दिया गया है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आप इस फिगर पे गौर करें, यहाँ इस फिगर में हमारे पास तीन जो है वो ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, एक ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल, अच्छा मैंने ये कर दिया कि ये मैंने देखें ये पॉइंट ए कर दिया, इसको बी, इसको सी, फिर इसको डी और इसको ई कर दिया। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स को नाम दे दिए। अब यहां पर देखिए हमारे पास तीन ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल ए बी सी, एक ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, और दो ये छोटी ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल देखें ये डी ई और सी ये वाली बन रही है, और एक ये ट्रायंगल देखें ये ए से लेके यहां तक आ रही है, फिर ये पॉइंट डी तक ये वाली बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक बड़ी वाली ले लेंगे और एक इन दोनों में से छोटी वाली ट्रायंगल कोई सी भी ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे। ये वाली ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल हम इसको लेंगे और ये बड़ी वाली ट्रायंगल इसको लेंगे। हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। हम देखेंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए बी सी और ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है डी ई सी, ये अगर सिमिलर है तो फिर हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनको इस तरह रेशो की फॉर्म में लिख सकेंगे, क्योंकि फिर उनकी रेशियोज की वैल्यूज आपस में इक्वल होगी, तो उनकी रेशियोज को हम इस तरह इक्वल पुट करके यहां से हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखें, अब ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें देखें ये एंगल कितने का है, ये 90 डिग्री का है, और ये छोटी वाली ट्रायंगल जो डी ई सी है इसमें ये एंगल कितने का है, ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब है इन दोनों में ये एक एक जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, आमने सामने वाला एंगल है, ये हमने इक्वल प्रूफ कर लिया। उसके बाद ये जो एंगल सी है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये जो छोटी ट्रायंगल है इसमें भी आ रहा है, और ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ए बी सी इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस एंगल की वैल्यू इन दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, छोटी ट्रायंगल के लिए भी वही वैल्यू होगी जो कि इस बड़ी ट्रायंगल के लिए। तो इसका मतलब है हमने जो दूसरे वाला जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है दोनों ट्रायंगल्स के लिए उसको भी इक्वल प्रूफ कर लिया।
तो देखें, हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को आपस में अगर हम जमा करें तो हमें टोटल 180 डिग्री मिलता है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल में ये दो एंगल आपस में बराबर है, तो उसका मतलब है इनका ये जो तीसरे वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है पॉइंट डी पे, और यहाँ पर जो बन रहा है पॉइंट ए पे, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्योंकि जिस तरह आपको मैंने बताया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर जमा करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो देखें, ये 90 डिग्री का है और फर्ज करें ये 60 डिग्री का हो, तो इसका मतलब है कि ये फिर 30 डिग्री का होगा, तब ये हमारे पास 180 डिग्री बनता है। तो अगर ये 30 डिग्री का है तो फिर ये छोटी जो ट्राइंगल है ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो फिर ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये जो छोटी वाली ट्राइंगल थी ये वाली, और ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी ये वाली, इनमें हमने जो इनके तीनों एंगल थे उनको इक्वल प्रूफ कर दिया, या वो तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में वैल्यू में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये ABC और DEC, ये आपस में सिमिलर है, एक जैसे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, के चूंकि इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यूज इक्वल है, सो बोथ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEC आर सिमिलर। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर इसका मतलब है हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज को भी इक्वल में रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ DE और मेजरमेंट ऑफ साइड EB। मेजरमेंट ऑफ DE कौन सी वाली साइड है? ये वाली साइड। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनेगी? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ये वाली AB वाली बनेगी। तो मैंने इन दोनों, क्योंकि ये दोनों बेस वाली साइड बना रही है, छोटी वाली ट्राइंगल में बेस की साइड बना रही है, ये बड़ी वाली ट्राइंगल में बेस की साइड बना रही है, तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने। तो हम मैंने इन दोनों को देखें फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख दिया। उसके बाद मैंने मेजरमेंट ऑफ साइड CE और मेजरमेंट ऑफ साइड BC ये मैंने लिख दिया। तो देखें, CE कौन सी वाली साइड है? ये वाली साइड है, ये इस छोटी वाली ट्राइंगल में परपेंडिकुलर वाली साइड बना रही, ठीक है। और ये BC जो है, ये वाली जो है, ये बड़ी वाली ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की साइड बन रही है। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, आपस में एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। तो इनको भी मैंने फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख दिया। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। DE की वैल्यू हमारे पास क्या है? DE की वैल्यू हमारे पास, इसको हमने रखा है इक्वल x के, क्योंकि ये हमने इसको मालूम करना है। तो इसकी जगह मैंने x पुट कर लिया। AB की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैंने 20 पुट कर लिया। मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं। और CE की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये CE है, तो ये हमारे पास वही इसकी वैल्यू होगी जो कि इस साइड की वैल्यू है, यानी कि 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल बराबर है, एक जैसे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है। या आप इसकी वैल्यू यहां से भी मालूम कर सकते हैं कि देखें, ये टोटल अगर 16 सेंटीमीटर है, ये हाफ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने इसकी जगह CE जगह 8 पुट कर लिया, और BC की वैल्यू हमारे पास ये पूरी साइड आ जाती है, ये 16 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 16 पुट कर लिया। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो x को आप इधर ही रखें, 20 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/16 के साथ। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें, ये जो 8 और 16 है, 8 1 द 8 और 8 2 द 16 हो जाएगा। यहां पर आपने इस तरह लिख देना है, क्रॉस करके लिख दें, 8 1 द 8 और 8 2 द 16, फिर वो 2 1 द 2 और 2 10 द 20 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू, या ये वाली जो साइड है DE, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने, ये जो हमें साइड की लेंथ चाहिए थी, या जो x की वैल्यू चाहिए थी, ये हमने मालूम कर ली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें हमें ये दो फिगर्स भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। देखें, क्वेश्चन है, अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। एक आदमी इस तरह खड़ा है, ठीक है, इसकी जो आदमी की हाइट है ये 1.8 मीटर है। तो यहां से इसका सूरज पड़ रहा है, तो सूरज को जो साया बन रहा है इस आदमी का, इसकी लेंथ इस साइड पे बन रही है 0.76 मीटर, ठीक है। तो अब अगर आप ये पॉइंट A और C को मिला लें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, इफ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट 3 मीटर शेडो, कि अगर उसी टाइम पे एक टेलीफोन पोल इस तरह हमारे पास हो, ठीक है, और उसका जो साया हो या शेडो है वो 3 मीटर लंबा हो, तो हमने क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें इस पोल की हाइट मालूम करनी है। इसमें भी हम ये जो पॉइंट F और D को अगर मिला लें तो ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। अब इसमें हमें ये जो x की वैल्यू, यानी कि ये वाली जो साइड है EF, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये जो दोनों ट्राइंगल है इनको अगर हम सिमिलर प्रूफ कर लें, हम देख लें कि ये अगर सिमिलर है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनकी वैल्यूज अगर आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक जैसी है। तो फिर हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियोज को इस तरह इक्वल रख सकते हैं, और वहां से फिर हम इस x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो देखें, अब ये अगर ट्राइंगल देखें छोटी वाली, इसमें यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा है, ठीक है। इसी तरह ये बड़ी वाली ट्राइंगल में पोल भी बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो एक चीज तो ये हमने प्रूफ कर ली कि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल दो आपस में है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है। दूसरा उसने हमें ये बताया कि ये जो दो शेडोज बन रहे हैं ये सेम टाइम पे बन रहे हैं, यानी कि दोनों के ऊपर जो सूरज है एक ही जगह पे खड़ा है।
तो इसका मतलब है ये जो एंगल दो बन रहे हैं, चाहे यहां पर बन रहा हो या यहां पर बन रहा हो सूरज के साथ, ये भी फिर दोनों जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एंगल ई है इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल डी ये आपस में वैल्यू में बराबर है, और एंगल सी के बराबर ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो एफ है ये दोनों वैल्यू में बराबर होंगे। तो मतलब ये हो गया कि दोनों ट्राइंगल की तीनों एंगल्स की वैल्यूज आपस में बराबर है। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया, एज द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि दोनों ट्राइंगल की जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में वैल्यू में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं सो बोथ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ये दोनों ट्राइंगल आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं। देयरफॉर इसका मतलब है कि अब हम इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज को इस तरह इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें मैं इनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड लिखता हूं। अब हमने कोरिस्पॉन्डिंग साइड को पहचानना हमारे लिए जरूरी है। देखें मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ डी ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी, ये दो साइड को मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिखा। डी ई कौन सी वाली साइड है, इस बड़ी वाली ट्राइंगल में अगर आ जाए तो ये वाली साइड। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल के साथ, और यानी कि ये इसके जो बेस वाली साइड या कायदा वाली साइड है। इसी तरह इस छोटी वाली ट्राइंगल में आ जाए, ये 90 डिग्री का एंगल है और उसके साथ ये वाली जो साइड है ये बेस वाली साइड है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये दोनों बेस वाली साइड बनाती है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के एंगल के साथ वाली साइड है। तो इसलिए मैंने इन दोनों ये जो दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड है इनको मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। उसके बाद मैंने मेजरमेंट ऑफ ई एफ डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ बी सी। अब ई एफ कौन सा है, देखें इस बड़ी वाली ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर वाली साइड है, और बी सी इस छोटी वाली ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर वाली साइड है। तो ये दोनों आपस में कोरिस्पॉन्डिंग है, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो इनको भी मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। ठीक है, पीछे ये वाली साइड हमारे पास रह जाती है हाइपोटेन्यूज वाली, और यहां पर भी इनको भी अगर हम इक्वल लिख के इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिखें तो लिख सकते हैं, लेकिन इनकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर हमें सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें। पहले आप पुट करें डी ई की वैल्यू आपके पास क्या है, देखें 3 सेंटीमीटर है, यहां पर मैंने 3 पुट कर लिया। डी ई की वैल्यू क्या आपके पास 3 मीटर है, तो यहां पर मैंने 3 मीटर पुट कर लिया। ए बी की वैल्यू हमारे पास 0.76 मीटर है, तो यहां पर मैंने 0.76 मीटर पुट कर लिया। और ई एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये इसको हमने एक्स इक्वल रखा है क्योंकि इसको हमने मालूम करना है, तो यहां पर मैंने एक्स पुट कर लिया। बी सी की वैल्यू हमारे पास 1.8 मीटर है, ये मैंने पुट कर लिया। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के दौरान अगर कहीं पे मीटर की जगह मैंने गलती से सेंटीमीटर बोल दिया हो तो वो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मीटर में यूनिट हिसार है, लेकिन वो जुबान पे सेंटीमीटर चढ़ा हुआ है, तो हो सकता है मैंने कहीं पे मीटर की जगह सेंटीमीटर पढ़ लिया हो, लेकिन वो वैल्यू आपने मीटर ही समझनी है। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स को आप इधर ही रखें, और ये जो एक्स के नीचे 1.8 आ रहा है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7.1 मीटर, यानी कि इस साइड की लेंथ, ये जो ई एफ वाली साइड है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई है 7.1 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। ये हमें एक फिगर दी गई है, इसमें हमें ये एक्स वाई और जी या इस जेड की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें यहां पर अभी तक हमने जो पीछे सिमिलरिटी के फार्मूला यूज किए वो यहां पर हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो यहां पर आपको 3 ट्रायंगल मिलेंगी और तीनों जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों में 90 डिग्री का एंगल है। देखें पहले अगर आप ये बड़ी वाली ट्रायंगल देखें, ये बी ए डी ये वाली ट्रायंगल आप देखें तो इसमें यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये ट्रायंगल देखें ए सी डी तो इसमें ये जो ट्रायंगल है छोटी वाली इसमें यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर ये ट्रायंगल देखें ए सी बी ये वाली ट्रायंगल देखें तो इसमें यहां पर 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है 3 ट्रायंगल है और तीनों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तीनों में 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो यहां पर अब ये एक्स वाई और जेड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस को यूज करके इनकी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर देखिए मैंने लिख दिया देयर आर 3 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एसीडी है यानी कि ये वाली ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल एसीबी है यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ये 2 छोटी ट्रायंगल हो गई, एंड एक ट्रायंगल है बीएडी यानी कि ये बड़ी वाली ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल है और तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसलिए यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे टू ऑल ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखें ये जो ट्रायंगल है एसीडी, यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने लिख दिया फॉर ट्रायंगल एसीडी। अब ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, या आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देखें ये अगर आप छोटी वाली ट्रायंगल देखें एसीडी, ये इसका यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 के एंगल के सामने वाली साइड हम जानते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज या बेहतर वाली साइड होगी। तो ये एडी का स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा सीडी के स्क्वायर के, यानी कि ये वाली साइड इसको आप बेस समझ लें, प्लस एसी के स्क्वायर इसको आप परपेंडिकुलर समझ लें।
ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको यहाँ पर इसका फार्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। AD की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 पुट करें। CD की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मैंने 6 पुट कर लिया। AC को हमने y के इक्वल रखा है तो यहाँ पर मैंने y पुट कर लिया। अब 10 का स्क्वायर लें 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लें 36 हो जाएगा, y का स्क्वायर लेंगे y2 हो जाएगा। अब y2 को आप एक तरफ रखें और ये 36 को दूसरी तरफ लेके जाएं तो दूसरी तरफ ये 36 जाएगा तो 100 में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 100 माइनस 36 लिख दिया। अब आप इसको माइनस करेंगे, 100 में से 36 माइनस होगा तो 64 आ जाएगा। तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई 64। हमें y की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम ये जो y का स्क्वायर है इसको खत्म करेंगे। तो आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर ले लें तो ये स्क्वायर रूट और ये जो y का स्क्वायर आ रहा है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास y रह जाएगा। और यहां पर 64 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, यानी कि इस साइड की लेंथ जो है ये आ गई है। अब हम ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है ACD, ये जो दूसरी छोटी वाली ट्रायंगल है इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूं ताकि हमें प्रॉपर नजर आए। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं। तो मैंने लिखा फॉर ट्रायंगल ACB, ये वही जो ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें ये 90 का एंगल आ रहा है तो इसके सामने ये वाली जो साइड है AB, ये अब इसकी जो हाइपोटेन्यूज या वितर वाली साइड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, देखें इसका मैंने लिख दिया कि AB यानी कि ये वाली साइड इसका स्क्वायर इक्वल है AC के स्क्वायर के, यानी कि ये वाली साइड इसको आप बेस समझ लें और प्लस BC के स्क्वायर के, यानी कि ये वाली साइड इसको आप हाइपोटेन्यूज समझ लें। तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है इस ट्रायंगल के लिए भी पुट कर लिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो गया बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर ले। AB की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है Z, तो यहाँ पर मैंने Z पुट कर लिया। और AC की वैल्यू क्या है, AC जो है ये y के इक्वल है, यहाँ पर मैंने y पुट कर लिया। BC जो है x के इक्वल है, यहाँ पर मैंने x पुट कर लिया। इन तीनों का स्क्वायर लेंगे तो ये Z2 इज इक्वल टू y2 प्लस x2, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर इस y की जगह आप ये जो हमने y की वैल्यू मालूम की थी ये पुट कर लें। ठीक है, तो y की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको अब नंबर 1 कर दें, इसको अब आगे जाके हमने यूज करना है। ठीक है, अब हम ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल BAD, ये वाली ट्रायंगल, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो इसमें ये इसका राइट एंगल बनता है यहाँ पर 90 का, तो इसका मतलब है इसके सामने ये वाली जो साइड है BD, ये हाइपोटेन्यूज हो जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे BD का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इसको मैं नीचे ले आऊं, AB के स्क्वायर के यानी कि बेस के स्क्वायर के प्लस AD का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मैंने इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप BD की पहले वैल्यू लिखें। BD की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखें हमारा BD है, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला देखें, ये B और D ये वाली साइड बनती है। तो इसकी लेंथ क्या है, B से लेके C तक x है और C से लेके D तक 6 है, तो हम 6 प्लस x ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने BD की लेंथ पुट कर ली 6 प्लस x। ठीक है, इज इक्वल टू AB की हमारे पास लेंथ है, ये इक्वल है Z के, तो यहाँ पर मैंने Z पुट कर लिया। और AD जो है ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर के इक्वल, यहाँ पर मैंने 10 पुट कर लिया। ठीक है, अब ये जो 6 प्लस x होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम a प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 6 को अगर आप a के इक्वल रखें, x को अगर आप b के इक्वल रखें, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर और ये प्लस 2ab हो गया। ठीक है, और इज इक्वल टू z का स्क्वायर लेंगे तो z2 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा। अब ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू x हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पर ये जो z2 आ रहा है, इसमें अब ये जो इक्वेशन 1 में ये z की वैल्यू इसको पुट कर ले। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि इस इक्वेशन 1 को आगे हमने यूज करना है, तो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ z2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर इस z2 की जगह मैंने इसकी ये वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये x2 और x2 जब एक तरफ आएंगे तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये 64 और 100 ऐड करेंगे तो 164 हो जाएगा। और यहां पर ये 12x के साथ जो 36 है, इसको भी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये 164 माइनस 36 हो गया, इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। यहाँ पर 12x है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 12 को दूसरी तरफ लेके जाएगा तो ये 128 पे डिवाइड हो जाएगा। 128 पे डिवाइड करेंगे तो अब इसमें देखिए ये 128 और 12 दोनों जो है 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 4 128 पे डिवाइड होगा 32 टाइम और 12 पे 4 डिवाइड होगा 3 टाइम। आप यहाँ पर क्रॉस करके ये वैल्यूज लिख लीजिएगा, ऊपर 32 लिख लीजिएगा, नीचे 3 लिख लीजिएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 32/3। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। इसको इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप ये 32 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये 3 जो है 32 पे डिवाइड होता है 10 टाइम, तो 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें 30 हो जाता है। 32 में से 30 को माइनस करें, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में लिख सकते हैं 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि इस साइड की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है। ठीक है,
तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू मालूम करी। ये x की वैल्यू हमारे पास आई है, ऊपर हमने यहाँ पर देखें ये y की वैल्यू मालूम की थी। अब ये z की वैल्यू हमारे पास रहती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर लिखी थी, इसमें इस x की जगह हमने जो नीचे वैल्यू मालूम की है वो पुट कर लेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पर लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हमने मालूम की है ये आप इस इक्वेशन 1 में पुट करें। तो पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी, उसके बाद x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू इसकी पुट कर ली। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर ले लें, 32 का स्क्वायर लेंगे तो 1024 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा। अब ये आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, ये फ्रैक्शन की सूरत में है, कसर की सूरत में है, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम इनका क्या आएगा, इनका नीचे वाला डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, डिनोमिनेटर 9 है तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर 64 के नीचे वाला डिजिट जो डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो 1 से आप इस 9 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 9 टाइम, उस 9 को आप 64 से मल्टीप्लाई करें तो 576 हो जाता है। ये 9 इस 9 को डिवाइड करता है 1 टाइम, उस 1 को आप 1024 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1024 ही आ जाएगा। दोनों को ऐड करें, ये 1600 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये z का जो स्क्वायर है ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया। z का अब स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और z का जो स्क्वायर आ रहा है 2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर z रह जाएगा। और ये 1600 को आप 40 के स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं और 9 को आप 3 के स्क्वायर के तौर पे लिख सकते हैं, क्योंकि इनको दोनों का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वापस आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 40/3 भी इस अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास इम्प्रॉपर वैल्यू आ गई z की। इसको आप इस तरह मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप 40 पे 3 को डिवाइड करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 13 होल 1/3, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। तो बस अगर यहाँ तक भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास x y z की वैल्यू आ गई है, इतना इनफ है। लेकिन अगर आप नीचे यहाँ पर थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं तो आपका एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा उसके लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, वो खुश हो जाएगा। तो ये x y और z की मैंने दोबारा तरतीब से वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड एबीसीडी। हमने एक ट्रेपीजियम या ट्रेपेजॉइड फिगर बनानी है। ट्रेपीजियम फिगर कौन सी होती है, ये फिगर इस तरह 4 साइडों पे मुश्तमिल होती है, इसमें 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और 2 साइड इस तरह आपस में पैरेलल नहीं होती। लेकिन इसमें जो कम से कम 2 साइड है वो वैल्यू में बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड या आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का कहा गया। ठीक है, तो इसमें 2 साइडों की जो लेंथ है वो आपस में बराबर होगी और 2 साइडें आपस में पैरेलल होगी, लेकिन उनकी लेंथ का बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने इस तरह एक ट्रेपीजियम को पहले ड्रॉ करना है और उसमें ट्रेपीजियम को ड्रॉ इस तरह करना है कि इसमें जो लाइन ए बी और लाइन सी डी है इनको हमने पैरेलल रखना है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली जो साइड है ये आपस में पैरेलल होंगी, आपस में मुतवाजी होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने ड्रॉ करनी है 2 लाइनें, एक ए सी और एक बी डी। ये 2 लाइनें देखें, ये पॉइंट ए और सी को मिलाएंगे तो ये ए सी की एक लाइन बन जाएगी और पॉइंट बी और डी को मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी बी डी की। ये जो 2 लाइन बनती है, ये जो 2 कॉर्नर को जब कोई लाइन मिलाती है तो उसको डायगोनल लाइन बोलते हैं। तो ये हमने 2 डायगोनल लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ की और ये दोनों इस पॉइंट ई पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये मैंने ये 2 डायगोनल ए सी और बी डी ड्रॉ की, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे। अब हमने क्या करना है, एक हमने प्रूफ करना है कि ये जो यहाँ पर देखें इस फिगर में अब 2 ट्राइंगल बन गई है। एक ट्राइंगल आप देखें तो ये ए बी ई ये वाली बन गई है, ये देखें। ठीक है, और एक ये ट्राइंगल बन गई है सी डी ई, ये वाली ट्राइंगल ऊपर बन गई है। तो हमने एक तो ये प्रूफ करना है कि बोथ ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। एक हमने ये प्रूफ करना है आपस में ये दोनों ट्राइंगल एक तरह है, ये हमने प्रूफ करना है। दूसरा हमने क्या करना है, हमें ये जो 2 साइड है ए बी यानी कि इसकी हमें लेंथ बता दी गई है 8 सेंटीमीटर और सी डी यानी कि इसकी हमें लेंथ बता दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास लेंथ हो और ए ई यानी कि आपके पास जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ हमें बता दी गई 3 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई यानी कि ये वाली जो साइड है सी ई इसकी लेंथ भी मालूम करनी है। 2 चीजें हमने करनी है, ये दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करना है और फिर ये जो साइड है इसकी लेंथ भी मालूम करनी है। ठीक है, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। बाहर ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले आप क्या करें, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइन ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 2 लाइन आप पैरेलल लगाएं, एक लाइन ये मैंने लगाई ये 8 सेंटीमीटर है, एक लाइन मैंने ये लगाई ये 4 सेंटीमीटर, दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में मुतवाजी है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप पेपर में जो है ना ये इसको मेजरमेंट करके और 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर करें, बस आपने अंदाजे से कर लेना है। ठीक है, ताकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम पेपर में जाया ना हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमने 2 लाइनें लगाई। अब आप क्या करें, नेक्स्ट ज्वाइन ए डी एंड बी सी। अब आप ये पॉइंट ए और डी इसको ज्वाइन कर लें और बी और सी को ज्वाइन कर लें। तो ये देखिए हमारे पास 4 साइड वाली ट्रेपीजियम बन गई, या एक ट्रेपेजॉइड फिगर हमारे पास बन गई 4 साइड वाली। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम। हमारे पास ट्रेपीजियम की फिगर तो आ गई। अब आप नेक्स्ट ये करें कि ये पॉइंट ए और सी को ज्वाइन करें और पॉइंट बी और डी को ज्वाइन करें। तो ये मैंने लिख दिया ज्वाइन ए सी एंड बी डी
डायगोनल क्रॉसिंग ईच अदर एट पॉइंट ई। ये दोनों को जब आप इस तरह लाइन लगाएंगे, ये दोनों डायगोनल की लाइन जो है ना इस पॉइंट ई पे एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें, हमने जब ये डायगोनल की लाइन लगाई तो हमारे पास यहां पर ये एक इधर ऊपर ट्रायंगल बन गई है, एक यहां पर ट्रायंगल बन गई है, और इन ट्रायंगल के यहां पर देखें एंगल्स बन गए, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ एंगल बने हैं इनको मैं लेबल कर लेता हूं, इनको मैं नाम दे देता हूं, ठीक है। यहां से मैं शुरू करता हूं, इस एंगल को मैंने 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, ठीक है, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, ये 5 कर दिया, इसको 6 कर दिया। मैंने तरतीब से जितने एंगल यहां पर थे दोनों ट्रायंगल में, सबको मैंने नाम दे दिया, सबको मैंने लेबलिंग कर ली। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया लेबल द एंगल्स, ठीक है। ये मैंने 1 2 सबको मैंने यहां पर नाम दे दी, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास ये एक फिगर बन गई है, इसमें 2 ट्रायंगल हमारे पास बन गई है, ठीक है। एक ये वाली ट्रायंगल है, ये ए बी ई ये ट्रायंगल बन रही है, और एक ऊपर ये हमारे पास बन रही है सी डी ई ये वाली ट्रायंगल। तो इनमें ये जो एंगल्स हमने यहां पर इनकी लेबलिंग की है, इन एंगल्स को अगर हम देखें तो इसमें मैं इसको जरा नीचे लाऊं ताकि आपको जरा प्रॉपर नजर आए। इसमें देखें, पहले तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी और ए बी ई और सी डी ई, यानी कि दोनों ट्रायंगल में मैंने लिखा है एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 3 है। ये दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखें ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन है और इनको हमने इस लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो जब 2 पैरेलल लाइन को आपस में आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन आप लगाते हैं ज्वाइन करने के लिए, इसके अपोजिट साइड पे जो एंगल बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने लाइन लगाई ना, तो एक ये एंगल इसके ऊपर बन रहा है राइट साइड पे और एक एंगल इसके नीचे बन रहा है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं और ये वैल्यू में बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है एक सीध में। तो इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू भी बराबर होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। इसी तरह फिर ये एंगल 2 और एंगल 4 ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं और ये भी वैल्यू में बराबर होंगे। तो मैंने लिख दिया एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, और ये भी मैंने रीजन लिख दी कि क्यों बराबर है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और उसके बाद देखें, हमने जब ये 2 इस तरह डायगोनल क्रॉस की, तो या जिस जगह पर ये क्रॉस हो रही है, जब 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो ये जो ऊपर नीचे एंगल बनता है ये भी वैल्यू में बराबर होती है। इनको वर्टिकल एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये 5 और 6 को भी मैंने देखें इक्वल रख दिया और मैंने रीजन लिख दी कि ये एंगल चूंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, आपस में वर्टिकल एंगल है, तो ये भी बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 ट्रायंगल है इनमें जो तीन एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ये आपस में वैल्यू में बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मैंने लिख दिया एज ऑल 3 एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, चूंकि दोनों ट्रायंगल की जो तीनों एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं सो ये ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। तो इसका मतलब हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर तो प्रूव कर लिया। अब हम ये वाली जो साइड है सी ई, इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियोज की वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो इनकी रेशियोज की वैल्यू हम इक्वल रख सकते हैं। तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया, इसको मैं नीचे यहां पर ले आता हूं, ठीक है। इसको इस तरह मैं कर लेता हूं। देखिए मैंने लिख दिया हेंस द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। चूंकि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो फिर उनकी रेशियो की जो वैल्यूज है वो भी, तो फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो की वैल्यूज है वो भी सेम होगी। तो नीचे मैं रेशियो की वैल्यूज लिख लेता हूं, ठीक है। मैंने लिखा है मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ सी डी। देखें यहां पर ए बी कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड है। ये करस्पॉन्डिंग साइड किसकी बन रही है, ये बन रही है इस वाली ट्रायंगल में, ये जो साइड है सी डी, इसके ये दोनों साइड है आपस में करस्पॉन्डिंग साइड बन रही है या आपस में आमने सामने वाली साइड बन रही है। तो इन दोनों को मैंने फ्रैक्शन की सूरत में लिख दिया। फिर मैंने मेजरमेंट ऑफ ए ई डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ सी ई लिख दिया, क्योंकि देखें ये आपका ए ई ये वाली साइड है, ठीक है, इस ट्रायंगल में, और ये दूसरी वाली ट्रायंगल में ये वाली साइड सी ई है। तो ये दोनों साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड बनती है। तो इनको भी मैंने फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में लिख दिया। और पीछे अगर आप देखें तो ये वाली साइड रह जाती है, ये साइड जो डी ई है या ये वाली साइड बी ई है, इनकी हमें जरूरत नहीं है। अगर यहां पर हम इक्वल लिख के इनको भी फ्रैक्शन की सूरत में लिखें तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये जो 2 यहां पर हमने फ्रैक्शन लिखी है यहां से हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, इसलिए मैंने ये तीसरी साइड को इस तरह रेशियो की सूरत में नहीं लिखा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू पुट करें, ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, यहां पर मैंने 8 पुट कर लिया। सी डी की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये मैंने 4 पुट कर लिया। ए ई की वैल्यू देखिए हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये ए से लेके ई तक, और मेजरमेंट ऑफ सी ई हमने मालूम करनी है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये क्वेश्चन है, इसको इसमें आप ये जो 4 और सी ई है इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ सी ई को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, और ये 8 आप इधर लेके आएंगे तो ये 8 यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आगे 12 पे डिवाइड हो जाएगा। अब जब कैलकुलेटर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 1.5 सेंटीमीटर वैल्यू मिल जाएगी इस साइड की सी ई की। मेजरमेंट ऑफ सी ई की वैल्यू आपके पास आ गई 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर भी प्रूफ कर लिया और फिर हमने ये साइड सी ई की लेंथ भी मालूम कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेगुलर डॉट केगन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। ये हमारे पास एक डॉट केगन की फिगर है। डॉट केगन कौन सी फिगर होती है? ऐसी फिगर जिसकी 12 साइड है, ठीक है। 12 साइड वाली फिगर जो है ये डॉट केगन की फिगर कहलाती है। इसको डॉट केगन भी पढ़ सकते हैं या डो डेकागॉन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमें ये एक डॉट केगन की फिगर दी गई है। हमने ये करना है कि ये जो फिगर दी गई है इसकी जो साइड की लेंथ है, हर साइड की लेंथ को हमने इस फैक्टर से डिक्रीज करना है, ठीक है। इस तरह करना है, ये अभी हम देखते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल डॉट केगन इज 72 सेंटीमीटर, तो अगर ये जो डॉट केगन है इसका पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू ये हो हमारे पास। पेरीमीटर कौन सी वैल्यू होती है? किसी भी क्लोज फिगर की सारी साइड की लेंथ को आपस में जमा करें तो आपके पास पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल डॉट केगन? तो हम जब इस डॉट केगन, ये जो ओरिजिनल हमारे पास है, इसकी हर साइड को इस फैक्टर से हम कम करेंगे तो हमारे पास जो नई डॉट केगन फिगर बनेगी उसमें हर साइड की लेंथ हमारे पास कितनी होगी ये हमने मालूम करना है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ साइड ऑफ डॉट केगन कितनी है, मैंने आपको बताया कि 12 होती है, ठीक है। पेरीमीटर की वैल्यू में दे दी गई है 72 सेंटीमीटर। हम फर्ज करते हैं कि इसकी जो एक साइड है इसकी लेंथ हम x के इक्वल शुरू में रख लें, तो मैंने लिख दिया लेट वन साइड इज इक्वल टू x, ठीक है। तो देखिए आप इसका अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर की वैल्यू हमारे पास है 72, यहां पर मैंने 72 पुट कर लिया। और सम ऑफ ऑल साइड हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? अगर एक साइड x के इक्वल है और टोटल 12 साइडें हो तो x को 12 दफा आपस में जमा करें तो 12x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू 12x हो गया। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो x को आप एक तरफ रखें, 12 को दूसरी तरफ लेके जाए तो 72 पे डिवाइड हो जाता है। अब ये 12 1 दा 12 और 12 6 दा 72 हो जाता है। आपने इस तरह क्रॉस करके यहाँ पे दिखा देना है इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये जो ओरिजिनल डॉट केगन है इसकी हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है ये आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब इस एक साइड की लेंथ को हम डिक्रीज करते हैं इस फैक्टर से 1/√2 से, यानी कि हम इससे इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उसकी डिक्रीज वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखें मैं यहाँ पर लिखता हूं नाउ डिक्रीज द साइड लेंथ बाय फैक्टर ऑफ 1/√12, ठीक है। तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये 6 जो ओरिजिनल जो हमारे पास लेंथ थी साइड की ये मैंने लिख दी और इसको मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो देखें इस 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, क्योंकि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस 6 ही मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 को मैं लिख सकता हूं √2 × √2, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला √2 और ये वाला √2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। आपने दोनों को इस तरह क्रॉस लगा देना है, पीछे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/√2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो नई डॉट केगन फिगर बनेगी उसमें हर साइड की लेंथ कितनी होगी? 3/√2 होगी, यानी कि ये लेंथ कम होगी ना, क्योंकि हमने डिक्रीज की है, ठीक है। तो ये देखें इस किस्म की आपके पास फिगर बन जाएगी। जब आप हर साइड की लेंथ थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करेंगे तो आपके पास जो नई फिगर बनेगी, देखें ये ओरिजिनल फिगर आपके पास ये बड़ी वाली है, और जब इसकी हर साइड की लेंथ कम होगी तो ये अंदर इसके देखिए छोटी जो हमारे पास डॉट केगन फिगर है ये इस तरह की फिगर बन जाएगी, ठीक है। ये वैसे मैंने समझाने के लिए आपको बताया हुआ है, आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।